नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये उसका चौथा भाग है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो देखे हैं इसी सीरीज में, मतलब कि 10-10 क्वेश्चन लेकर के हम लोगों का 3 वीडियो आ चुका है। ये चौथा भाग है। तो इसमें भी मैंने 10 प्रश्न लिया हुआ है और प्रत्येक प्रश्न को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, आप चाहे CGPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर CG व्यापम के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाने लायक हैं और कई सारे क्वेश्चन तो पूछे भी गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को, किस लेखक को छंद शास्त्री के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है। आपको जोड़ी मिलाओ में भी कई बार इनका नाम दे दिया जाता है। छंद शास्त्री से आपको जोड़ी मिलाना होता है। तो जो छंद है, जो कि काव्य से इसका संबंध है ना, जो पद्य साहित्य है उससे संबंधित है छंद। तो किसको छंद शास्त्री कहा जाता है आपको बताना है। तो वो है जगन्नाथ प्रसाद भानु। कौन है? जगन्नाथ प्रसाद भानु। तो कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। मुकुटधर पांडे, ये जो है जांजगीर चांपा के बालपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके 2 और भाई हैं मुकुटधर पांडे जी के, बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो इन पांडे बंधुओं को भी पूछा जाता है। श्रीकांत वर्मा, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के कवि हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी भी। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? अच्छा हाँ, आप लोग ना मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं बोला आप लोगों को, तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है। तुरतुरिया जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक स्थल है। तुरतुरिया कहां पर पड़ता है ये तुरतुरिया? तो आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके। तो ये किस ऋषि से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो है ऋषि वाल्मीकि से संबंधित है। यहीं पर लव कुश का भी जन्म हुआ था। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे ना, लव कुश, तो माता सीता यहीं पर रह रही थी। तो यहीं लव कुश का जन्म हुआ। और आगे चल करके जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बेटों को शासन सौंपा, तो जो कुश है उसको जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिला। तो इस कारण इस क्षेत्र को कुश स्थली भी बोला जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो माता थी ना, माता कौशल्या, वो हमारे छत्तीसगढ़ की थी। उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। और इस हिसाब से प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके भांजे हुए। मतलब जो माता कौशल्या हम छत्तीसगढ़ियाओं की बहन हुई और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो हमारे भांजे हुए। और प्रभु रामचंद्र जी के ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, जो माता कौशल्या थी ना, उनके पिता का नाम था राजा भानुमंत। राजा भानुमंत। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि रामायण काल में यहाँ के शासक कौन थे? तो राजा भानुमंत। और राजा भानुमंत की पुत्री माता कौशल्या और उनके पुत्र हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। अच्छा, माता कौशल्या जी का मंदिर कहां पर है? तो रायपुर में है। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। और अभी जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थलों से गुजरे थे, उसको राम वन गमन पथ योजना के तहत उसको जो है विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो आपको ये चीज भी देखना होगा कि कौन कौन से स्थल राम वन गमन पथ पर आते हैं। तो ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर वाल्मीकि है। आप लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो जल्दी से आप इसका आंसर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपको बताना है कि सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ था, मैं काफी बार बता चुका हूं कि 1854 में अंग्रेजों के अधिकार में गया। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। और उसने एक हड़प नीति चला रखी थी जिसको अच्छा हाँ, उसने नीति, मैंने नाम ही बता दिया नीति का। तो उसकी नीति क्या थी? हड़प नीति, जिसको गोद प्रथा निषेध भी बोला जाता था, जिसके तहत किसी भी राजा का अगर कोई बेटा नहीं है तो उसके राज्य को अंग्रेज हड़प लेते थे। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो
नागपुर के भोसले शासकों के अधिकार में था। जो नागपुर है ना महाराष्ट्र में, तो वहां के जो भोसले शासक थे उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में कर रखा था। तो पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो नागपुर के भोसले जो कि मराठे थे उनके अधिकार में था। अब होता यह है कि 1853 में जो नागपुर का जो भोसला शासक है उसकी डेथ हो जाती है और उसके एक साल बाद 1854 में ही नागपुर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया जाता है। अब नागपुर को मिला लिया गया मतलब कि नागपुर के अधीन जितने भी राज्य रहे होंगे, हमारा छत्तीसगढ़ भी था, तो वो भी जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों का गुलाम कब बना? तो 1854 में, ध्यान रखना। और उसके बाद फिर यहां पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो जाती है। तो पूछ रहा है कि 1855 में डिप्टी कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो यहां पर उस समय डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे। तो आपको बताना है कि जो 1855 में किसको डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। इलियट दिया हुआ है, जेनकिंस दिया हुआ है, कैप्टन मार्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है चिसम। तो ये दिया हुआ है। तो देखिएगा जो इलियट है ये था उस समय क्या कहते हैं अपना डिप्टी कमिश्नर। कौन? इलियट, ध्यान रखना इलियट। वहीं जो जेनकिंस है ना ये 1818 से संबंधित है। जेनकिंस 1818 में नागपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था। कौन? जेनकिंस। और ये जो चिसम है ये एक ब्रिटिश अधिकारी था और इसी चिसम ने राजा कल्याण साय के जमाबंदी, उसने कल्याण साय की जमाबंदी व्यवस्था लागू की थी ना, मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था शायद, राजा कल्याण साय के बारे में, कलचुरी वंश का शासक था। उसकी जमाबंदी व्यवस्था के आधार पर उसने जो है छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा था। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में, 18 गढ़ शिवनाथ के दक्षिण में। तो जो ये चिस्म था इसने जो है कल्याण साय के जमाबंदी व्यवस्था के आधार पर 18 गढ़ों की खोज की और इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ इस आधार पर पड़ा, ये इसने कहा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा इलियट, ध्यान रखना। तो इलियट, कैप्टन इलियट, ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दामाखेड़ा संबंधित है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो देखो दामाखेड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में कबीरपंथी हैं, सतनामी हैं, ये सब है ना। इसके अलावा हिंदू भी हैं बड़ी संख्या में। भाई हिंदू तो बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो इनसे जुड़े हुए स्पेशली ना जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि जो हिंदू धर्म वाले हैं भाई उनका तो बहुत सारा है, बहुत सारा है, हर जिले में हर जगह में है, लेकिन उनका भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, सभी धर्म के लोगों का पूछा जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है। तो दामाखेड़ा भी ना किसी से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल तो नहीं है, पर्यटन स्थल भी नहीं है। वैसे पर्यटन स्थल भी है एक तरह से देखा जाए तो, जो धार्मिक स्थल होता है एक प्रकार का वो पर्यटन स्थल भी होता है। तो ये जो है कबीरपंथी या सतनामी पंथी इन दोनों से संबंधित है। तो आपको बताना है, मैंने इतना थोड़ा सा हेल्प कर दिया। तो दोनों में से किससे संबंधित है? कबीरपंथियों से संबंधित है। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? तो धनी धर्मदास जी ने। धनी धर्मदास जी जो कि कबीर दास जी के शिष्य थे, तो उनके ये शिष्य थे और उन्होंने यहाँ पर जो है कबीर पंथ की स्थापना की। वहीं हमारे सतनामी बंधुओं से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो भैया गिरौदपुरी, जो कि बलौदाबाजार जिले में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? काफी बार पूछा गया है भाई भड़ैनी गीत। ये जो है ना भड़ैनी, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। भड़ैनी गीत, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? जन्म के अवसर पर, मृत्यु के समय, विवाह के समय, त्योहार के समय। तो कब गाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये जो भड़ैनी गीत है ना ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो विवाह होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, तो अधिकतर में ना जहां पर छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग होता है तो वहां पर भड़ैनी गीत गाया जाता है। देखो विवाह के समय में ना लगभग 7 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। पहला होता है चुल माटी। मुझे इसका सीरीज अभी ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। पहला होता है चुल माटी, जब वो मंडप गाड़ने के लिए मिट्टी लेने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे चुल माटी गीत गाया जाता है। उसके बाद फिर जब ये लोग वापस आते हैं और जब बारात आता है ना, तो बारात के स्वागत के समय परघैनी गीत गाया जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया है। परघैनी ये बारात के स्वागत के समय गाया जाता है। वहीं ये जो भड़ैनी गीत है ना, भड़ैनी, ये जब बारातियों को भोजन कराया जाता है ना, जब बाराती खाने को बैठते हैं तो
जो कन्या के तरफ के जो लोग होते हैं, जो घराती लोग होते हैं, जो मेजबान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बारातियों को भोजन कराते हैं। तो बारातियों के साथ हास परिहास के लिए जो गीत गाया जाता है, भड़ैनी होता है ना एक हास परिहास, जैसे कि दुल्हन के तरफ जो लड़कियां होती है, वो दूल्हों के तरफ के जो लड़के होते हैं उनके साथ हास परिहास होता है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज में देखा होगा। एक मूवी इसमें काफी याद आता है, हम आपके हैं कौन, उसमें एक गाना भी है ना, दीदी तेरा देवर दीवाना करके, नहीं एक जूते ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो, कुछ इस तरह का गाना। तो उसी टाइप से तो वो भड़ैनी गीत होता है, हास परिहास के समय भोजन कराने के टाइम पे होता है। परघैनी बारात को स्वागत के टाइम पे होता है। एक होता है भांवर। भांवर ये भी काफी बार पूछा गया है। भांवर जब फेरे होते हैं ना, जब फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं, तो उस टाइम पर जो गोल घुमा जाता है, तो उस टाइम पे भांवर गीत गाया जाता है। उसके बाद एक होता है विदाई। इसको तो भाई बताने की आवश्यकता नहीं है, जब लड़की की विदाई होती है तो उस टाइम पर विदाई गीत गाया जाता है। तो यहाँ मैंने मेरे ख्याल से 4 या 5 बताए हैं, 2 कौन कौन से छूट रहे हैं। मैं अगले वाले वीडियो में कोशिश करता हूँ सारे आप लोगों को अपडेट करवा दूं। तो इसका आंसर क्या है, विवाह के समय। अच्छा, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं, जन्म के अवसर पर ना सोहर गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, सोहर। जन्म के अवसर पर महिलाएं गाती है सोहर गीत। मृत्यु के समय पे ना मुरिया जनजाति में एक गीत गाया जाता है जिसको बोला जाता है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा ये काफी बार पूछा गया है। ये मुरिया जनजाति में गाया जाता है, जो जिसमें घोटुल प्रथा प्रचलित है ना, मुरिया जनजाति में, बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है मुरिया जनजाति। तो यहाँ पर मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा गीत गाया जाता है, जिसको कि गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो गाते हैं, और ये राजा जोलांग साय की गाथा होती है। तो ये मुरिया। उसके बाद विवाह के टाइम वाला मैंने बता दिया। त्योहार के समय अलग अलग त्योहार के हिसाब से गीत गाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। आप लोग सही आंसर किया होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस स्थान से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जिस समय भारत में मौर्यों का अधिकार था, तो हमारा छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग मौर्यों के अधिकार में था। तो उनके कुछ सिक्के ना, जैसे कि अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी उन्होंने सिक्के जारी किए थे, तो कुछ सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो आपको स्थल पूछता है कि भाई किस स्थल में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो सिरपुर दिया हुआ है। सिरपुर कहां पर है भाई, महासमुंद में है ना सिरपुर। उस पर देखिएगा अकलतरा दिया हुआ है, ठठारी दिया हुआ है, तारापुर दिया हुआ है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो ये जो सिरपुर है ना, यहां से सिक्के नहीं मिले हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं बताना है ना। तो सिरपुर से सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी अकलतरा से मिला है, ठठारी से मिला है, तारापुर से मिला है मौर्यकालीन सिक्के। इसके अलावा और भी कुछ स्थान है जहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, किस नगर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है किस नगर का, हमारे छत्तीसगढ़ का वह कौन सा प्राचीन मतलब पुराना ही नगर होगा ना, तब तो चित्रांगदपुर मतलब पुराने जमाने में बोला जाता था। तो किस नगर को पहले चित्रांगदपुर बोला जाता था। खल्लारी की बात करूं तो इसको खल्लवाटिका बोला जाता था। क्या बोलते थे, खल्लवाटिका। आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। खल्लारी, खल्लवाटिका। रतनपुर, रतनपुर ना अलग अलग नामों से जाना जाता था। मणिपुर भी इसको बोला गया है, हीरापुर भी बोला गया है, मणिकपुर भी इसको बोला गया है, अलग अलग। तो रतनपुर के भी काफी सारे नाम है। और रतनपुर तो भाई कलचुरियों के जमाने में छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद देखिएगा सिरपुर। सिरपुर महासमुंद जिले में है। उसके बाद मल्हार। मल्हार को ना मलालपत्तनम बोला जाता था पहले, और सिरपुर को बोला जाता था भाई चित्रांगदपुर। तो इसका आंसर क्या है, सिरपुर। सिरपुर को बोला जाता था चित्रांगदपुर, और ये जो है पांडु वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है कि गोंचा पर्व कब मनाया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, अधिकतर को मैंने क्या किया है कि जो पुराने प्रश्न पत्र है ना, वहां से मैंने उठाया है, और कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है। आपको पूरे पर्व, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में पर्व मनाए जाते हैं ना, वो याद होने चाहिए। मैंने इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, बड़े ही अच्छे तरीके से। आप लोग देखोगे एक बार में ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। एक और
और चीज आपको याद होना है, यहाँ जो महीनों के नाम है ना, ये हिंदी महीने हैं, फाल्गुन, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक। तो इन महीनों के नाम आप लोग याद कर लेंगे तो आपको जो त्योहार हैं उसको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। त्योहार का नाम आपको याद है तो आप ऐसे ही बना लोगे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये मनाया जाता है आषाढ़, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को। कब मनाया जाता है? दो पक्ष होते हैं ना हिंदी के महीने में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को इसको मनाया जाता है, गोंचा। और गोंचा जो है स्पेशली कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, वहां पर रथोत्सव होता है। अच्छा, जो गोंचा है हमारे देश में, तो ये जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है ना, जगन्नाथपुरी, तो वहां से ये चीज संबंधित है ना। वहां पर रथ चलाए जाते हैं, भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जो उनकी बहन थी, तो इन तीनों की पूजा की जाती है। उसके बाद रथ से इनको एक तरह से जो है परिक्रमा करवाई जाती है। ये लोग अपने मौसी के घर जाते हैं, मतलब बड़ा बढ़िया वाला त्योहार है। तो हमारे भारत के जो त्योहार है ना, बड़े ही रंग बिरंगे हैं। तो इनके बारे में आप लोग जानिएगा, भले आपके परीक्षा भी पूछे या न पूछे, फिर भी आप लोग जानकारी रखा करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आषाढ़, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया। डायरेक्ट ये चीज भी पूछ देता है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी फाल्गुन, भाई फाल्गुन का महीना अभी जस्ट बीता है ना, होली का त्योहार होता है फाल्गुन महीना में। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है ना, ये आपका जो अप्रैल में थोड़ा पड़ता है, अप्रैल मई में ज्येष्ठ। उसके बाद जो कार्तिक, कार्तिक में क्या मनाया जाता है? भाई दिवाली। प्रभु श्री रामचंद्र जी कार्तिक मास में अपने घर अयोध्या पहुंचे थे ना, तो इसी मास में क्या मनाया जाता है? दिवाली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाखड़ी क्या है? ये ना शायद CGPSC में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। तो लाखड़ी क्या है? तो लाखड़ी, लाख की चूड़ी नहीं, ये गलत है। लाख की चूड़ी को लाखड़ी नहीं बोला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना एक प्रकार का दाल होता है जिसको लाखड़ी बोला जाता है। कई स्थानों पर इसको राखड़ी भी बोला जाता है, राखड़ी, राखड़ी। तो ये एक प्रकार का दाल होता है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप लोग जल्दी से ना क्वेश्चन का आंसर दिया करिएगा, मैं बोलूं या ना बोलूं। तो युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की मुखिया कहलाती है। देखो जो घोटुल है ना, एकदम मोस्ट IMP वाला टॉपिक है। यहां से एक आध क्वेश्चन तो पूछा जाना बनता ही बनता है। तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा, मेरे चैनल में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से नीचे करिएगा। तो बोल रहा है कि युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की मुखिया कहलाती है। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है घोटुल। और यहाँ की जो युवती सदस्य की जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। मोटियारिन, ये जो युवती सदस्य होती है ना, वो मोटियारिन कहलाती हैं। जो सदस्य होंगी वो मोटियारिन कहलाएगी। तो मोटियारिनों की मुखिया क्या कहलाएगी वो आपको बताना है। बाली फूल, ये बस्तर क्षेत्र में ना जो लड़के जो है ना, अपनी लड़की मित्र जो होगी उसको बाली फूल बोलेंगे। तो ये बाली फूल। और उसके बाद जो कोदोमाली, ये भी लड़की के लिए प्रयुक्त होता है बस्तर क्षेत्र में, लड़कियों के लिए बाली फूल, कोदोमाली। उसके बाद ये जो संगवारी है, हमारे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है ना, दोस्त को, मित्र को संगवारी बोला जाता है। और बेलोसा बोला जाता है मोटियारिनों की सदस्य को, मतलब कि घोटुल के युवती सदस्यों की मुखिया को बोला जाता है बेलोसा, ध्यान रखना। और वहीं पर जो युवक सदस्य होंगे ना, उनको बोला जाता है चेलिक। सदस्यों को, जो लड़के होंगे सदस्य, उनको चेलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेलिक। काफी बार पूछा गया है ये सब चीज, चेलिक बोलेंगे सदस्यों को। और इनका जो मुखिया होगा लड़कों का, वो कहलाएगा सिरेदार। सरदार नहीं, ये यहां लगेगा सिरेदार, सिरेदार, सिरेदार। तो ध्यान रखना। तो इसी आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने गलत हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि अगले वाले वीडियो में उसको मैं सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।